जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी मैडम, आवाज़ ठीक है? जी जी सर, ठीक है। ओके। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने नया चैप्टर शुरू करना है। तो ये है चैप्टर, कल भी हमने इसको शुरू किया था लेकिन कुछ इश्यूज़ की वजह से नहीं हो सका। तो चैप्टर का नाम है कंपटीशन, मार्केट फेलियर्स एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है मेथड्स ऑफ बिजनेस इंटीग्रेशन। मेथड्स ऑफ बिजनेस इंटीग्रेशन। तो ये शुरू करते हैं। जी, तो यहाँ पर थे हम लोग और इसके अंदर जो, इसको मिटा देते हैं। ये चार हमारे पास लाइनें थी जिन पे डिस्कशन कर रहे थे। तो ये जो पहला है, इसके अंदर आप देखें तो एग्जिस्टिंग जो है इसमें प्रोडक्ट्स हैं और एग्जिस्टिंग ही, करंट का मतलब एग्जिस्टिंग है, ठीक है ना जी। तो एग्जिस्टिंग ही क्या है, मार्केट है इस पहले के अंदर। यानी आप देखें यहाँ से इसको इस तरफ पढ़ेंगे और इसको इस तरफ पढ़ेंगे तो ये एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट आ गई और इधर से एग्जिस्टिंग क्या आ गई, मार्केट। तो अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग मार्केट हो तो इसको हम मार्केट पेनिट्रेशन कहते हैं। मार्केट क्या कहते हैं, पेनिट्रेशन। ठीक हो गया जी। और अगर हम, ये हम पढ़ रहे थे एंड्स ऑफ प्रोडक्ट मार्केट मैट्रिक्स, और क्वेश्चन का नाम था डायरेक्शन ऑफ बिजनेस ग्रोथ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है डायरेक्शन ऑफ बिजनेस ग्रोथ। यानी बिजनेस को अगर ग्रो करना है तो किस किस डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि ये जो कॉन्सेप्ट दिया था, ये मैट्रिक्स जो दिया था, उसका नाम, उस बंदे का नाम एंसॉफ है। ये बंदे का नाम है या उस बिजनेस राइटर का नाम है जिसने ये बताया कि इस तरीके से आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है। तो ये प्रोडक्ट मार्केट मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे देखें, इसको आप कह लीजिए फॉर एग्जांपल, इसको कह लीजिए आप ए,
ये ए है और इसको हम कह लेते हैं ये बी है। तो बी के अंदर क्या हो रहा है, बी के अंदर न्यू ये वाला हिस्सा आएगा ना, न्यू प्रोडक्ट्स, और इधर से यही वाला आ जाएगी, रो यही आएगी। तो न्यू प्रोडक्ट्स होंगी, लेकिन एग्जिस्टिंग क्या होगी, मार्केट होगी। एग्जिस्टिंग मार्केट होगी। अगर आप नई चीज़ों को पुरानी मार्केट में बेचते हैं, मार्केट वही पुरानी ही ले लें, एग्जिस्टिंग ही ले लें, तो इस चीज़ को हम कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। तो बी सेल के अंदर आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट नज़र आ रही है। अब आ जाइए सी सेल के अंदर, इसको सी कह लेते हैं, ये सारा जो हिस्सा है इसके अंदर देखें तो यही एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ही आएंगी। प्रोडक्ट क्या आएंगी, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, लेकिन मार्केट क्या होगी, न्यू। ये न्यू मार्केट आ गई ना इधर, लेकिन प्रोडक्ट्स जो हैं वो एग्जिस्टिंग ही है। तो न्यू मार्केट, यानी अब इसमें क्या हो रहा है, नई नई प्रोडक्ट वही है, लेकिन आप किसी नई जगह पे जाके बेच रहे हैं, नई मार्केट में बेच रहे हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं मार्केट डेवलपमेंट। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, मार्केट डेवलपमेंट। और जो डी, ये डी वाला हिस्सा है, इस डी के अंदर देखिए, डी के अंदर क्या हो रहा है, डी के अंदर प्रोडक्ट भी न्यू है ना, न्यू प्रोडक्ट है, और इधर से मार्केट भी क्या है, न्यू है। तो न्यू मार्केट यानी नई चीज़ बनानी है और नई मार्केट में बेचनी है, इसको हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। ये है जी चार जो है बिजनेस को ग्रोथ, बिजनेस की ग्रोथ के लिए चार आपके पास तरीक़ाकार हैं। एक को आप क्या कह रहे हैं, एक को ए जो सेल है, ए सेल के अंदर क्या हो रहा है, ए सेल के अंदर आप सेल कर रहे हैं, सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, है ना, सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स टू द एग्जिस्टिंग मार्केट, है ना, एग्जिस्टिंग मार्केट। तो ये मैंने पहले भी बताया कि इसको फिर हम क्या कहते हैं, इसको मार्केट पेनिट्रेशन कहते हैं। मार्केट पेनिट्रेशन यानी वही पुरानी चीज़ें हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं और वही मार्केट है, उसी के अंदर ही आपने अपना मार्केट शेयर ज़्यादा कर लिया है, तो आप पेनिट्रेट कर जाते हैं मार्केट के अंदर। दैट इज़ कॉल्ड मार्केट पेनिट्रेशन। ठीक हो गया। बी सेल के अंदर देखें, बी सेल के अंदर क्या कर रहे हैं, आप न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, यू आर इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स, introducing new products into the into existing markets, into existing market। मार्केट पुरानी है, लेकिन उसी पुरानी मार्केट में आप एक नई चीज़ लेके आते हैं। नई प्रोडक्ट्स को जब पुरानी मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो इस चीज़ को कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये बी हो गया। सी के अंदर देखें, सी सेल के अंदर क्या हो रहा है, सी सेल के अंदर आप क्या कर रहे हैं, पुरानी जो चीज़ें हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स जो को आप नई मार्केट में जाके बेच रहे हैं, यानी आप सेल कर रहे हैं, सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स selling existing products into uh, into completely new market, into new market या markets। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मार्केट डेवलपमेंट। यानी पुरानी चीज़ों को, जो आपकी एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं,
उनको कहीं नई जगह पे बेच दें। यानी पहले लाहौर में बेचते थे, तो अब आपने जाके पेशावर में बेचना शुरू कर दिया या मुल्तान में बेचना शुरू कर दिया, वही अपनी पुरानी चीज़। तो इसे हम कहेंगे मार्केट डेवलपमेंट। तो ये देखें, ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, ये मार्केट डेवलपमेंट है। और तीसरा जो सेल है वो चौथा जो सेल है वो है डी सेल के अंदर क्या कर रहे हैं? डी सेल के अंदर आप न्यू प्रोडक्ट्स को न्यू मार्केट में बेचते हैं, यानी सेलिंग न्यू प्रोडक्ट्स इनटू न्यू मार्केट। तो ये क्या कहलाता है? ये डाइवर्सिफिकेशन कहलाता है। नई प्रोडक्ट हैं और नई मार्केट में बेच रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। तो ये जनाब आ गई आपके पास डायरेक्शन, सिमत जिसे कहते हैं। आप किस सिमत में जाएंगे? आप मार्केट पेनिट्रेशन भी कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, आप मार्केट डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, या आप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ भी जा सकते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन का वैसे मतलब होता है रुख मोड़ देना, तो डाइवर्ट कर देना, डाइवर्ट से है ना डाइवर्सिफिकेशन। जैसे कॉल डाइवर्ट आप पढ़ते हो, देखा होगा आपने सेल फोन के अंदर, डाइवर्ट का मतलब होता है रुख मोड़ देना। तो यहाँ आपने रुख मोड़ दिया है हर तरह से। आपने मार्केट भी नई मार्केट की तरफ रुख मोड़ दिया और प्रोडक्ट भी नहीं लेके आ गए हैं। तो दोनों तरफ से आपने डाइवर्सिफिकेशन किया, डाइवर्ट किया है। ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास आ गया डायरेक्शन ऑफ बिजनेस ग्रोथ। ये क्लियर होगी? अच्छा, अब इसमें जो डाइवर्सिफिकेशन है इसके अंदर एक और चीज़ भी बाजुकात आ जाती है। मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी है। अच्छा, उसके बाद है फिर फॉर्म्स ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर्म्स, पहले तो था ना डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ, अब है फॉर्म्स ऑफ ग्रोथ। यानी बिजनेस कैसे किन शक्लों में ग्रो कर सकता है। तो दो फॉर्म्स हैं, एक को हम कहते हैं ऑर्गेनिक ग्रोथ और दूसरे को हम कहते हैं और ग्रोथ थ्रू मर्जर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। तो ये दो तरीके हैं, दो शक्लें हैं, दो उसकी हालतें हैं जिनके थ्रू बिजनेस, ये ग्रोथ का मतलब है बिजनेस ग्रोथ। ग्रोथ का क्या मतलब है? बिजनेस ग्रोथ। तो पहले था डायरेक्शन मिल रही थी हमको, किस सिमत में बिजनेस ग्रो करेगा, ये पहले डायरेक्शन पढ़ी है हमने। तो एंस ऑफ जो प्रोडक्ट मार्केट मैट्रिक्स है वो आपको डायरेक्शन ऑफ बिजनेस ग्रोथ बताता है। और ये जो हम अब पढ़ रहे हैं ये है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ग्रोथ। तो वो ऑर्गेनिक भी हो सकती है और दूसरी जो है वो दूसरे तरीके से भी हो सकती है। तो वो मर्जर या एक्विजिशन के ज़रिए भी हो सकती है। इसको आप ज़रा किताब से देखें, किताब से आपको नज़र आएगा। होल्ड ऑन, इसको बुक से मैं आपको बताता हूँ। ये देखें जी, ये आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। ये हम लोगों ने पढ़ लिया। ये है एंस ऑफ ये है एंस ऑफ ग्रोथ मैट्रिक्स, ये भी हमने पढ़ लिया। और ये प्रोफेसर आइगोर एनसोफ के नाम से इसका नाम रखा गया है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। उसके बाद ये लर्निंग आउटकम है, ये ज़रा पढ़िएगा आप लोग खुद। उसके बाद नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ ग्रोथ, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि बिज़नेस जब एक्सपेंड करता है तो उसके पास एक तरीका तो ऑर्गेनिक है और दूसरा जो है ग्रोथ थ्रू मर्जर और एक्विजिशन है। ऑर्गेनिक ग्रोथ में क्या होता है
कि फर्म ग्रो करती है अपने रिसोर्सेज के ज़रिए। यानी ऑर्गेनिक ग्रोथ में ये होता है कि ग्रेजुअली यानी आहिस्ता-आहिस्ता बिल्डअप करती है फर्म अपने अपने रिसोर्सेज, फिर वो डेवलप करती है न्यू प्रोडक्ट, फिर वो प्लांट ज़्यादा और मशीनरी ज़्यादा ख़रीदती है, एक्स्ट्रा लेबर को हायर करती है, न्यू स्टोर ओपन करती है एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये है कि ये जब अपने रिसोर्सेज पे सारा कुछ चल रहा होता है, खुद ही फर्म आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रही होती है, तो इसे ऑर्गेनिक ग्रोथ कहते हैं। इसमें फर्म किसी दूसरी फर्म के साथ मर्ज नहीं होती, इसके अंदर फर्म किसी दूसरी फर्म के ऊपर कब्जा नहीं करती, बल्कि खुद ही अपने रिसोर्सेज को बढ़ाती है, नई प्रोडक्ट लेके आती है, नई मशीनरी खरीदती है, नई लेबर को लेके आती है, नए स्टोर ओपन करती है। तो ये एक स्लो प्रोसेस होता है लेकिन स्टेडी प्रोसेस होता है ऑर्गेनिक ग्रोथ का। लेकिन दूसरी तरफ जो है ग्रोथ करने का तरीका ये है कि आप किसी दूसरी फर्म के साथ मर्ज हो जाएं। तो जैसे जैसे ये बता रहे हैं कि टू और मोर फर्म्स इनटू वन हो जाती हैं, कॉम्बाइन हो जाती हैं, मर्ज जिसे कहते हैं। तो इसको जब आप कॉम्बिनेशन पे आ जाते हैं तो वो फिर उस तरीके से भी ग्रो कर जाते हैं। यानी आप दो बैंक मिलकर एक एक बैंक बन जाते हैं, दो फर्म्स मिलकर एक बड़ी फर्म बन जाती हैं। जैसे आप लोगों ने जैज़ और वारिद को देखा, तो वो भी क्या हुए हैं, मर्ज हो गए। मर्ज मीन्स इकट्ठे होके एक फर्म बन गए हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये जो कॉम्बिनेशन होता है या इकट्ठे होने का होता है, उसमें उसको कहते हैं एक्विजिशन। ये एक्विजिशन जो होती है ये हॉस्टाइल होती है, यानी इसमें टेक ओवर कर लेती है फर्म, यानी बिजनेस को एक्वायर कर लेती है ऑनर्स। यानी इसमें क्या होता है, एक्विजिशन में क्या होता है, इसमें भी कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन इसमें एक बिजनेस जो होता है वो अक्वायर कर लेता है ऑनरशिप ऑफ अनदर बिजनेस विदाउट द एग्रीमेंट और फुल अप्रूवल ऑफ द डायरेक्टर्स। यानी डायरेक्टर्स से पूछे बगैर, उनके साथ एग्रीमेंट किए बगैर वो टेक ओवर कर जाते हैं। तो ये हॉस्टाइल होता है, ठीक है ना जी। तो क्योंकि इसमें म्यूचुअल कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। आप ये जो एक्विजिशन होता है इसमें एक फर्म दूसरी फर्म के शेयर होल्डर्स से के पास जाते हैं और उनसे शेयर खरीद लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उस कंपनी के अंदर मालिक बनते चले जाते हैं। तो इसमें बोर्ड ऑफ उनमें डायरेक्टर्स नहीं चाह रहे होते या एग्रीमेंट कोई नहीं हुआ होता, लेकिन शेयर होल्डर से ही चीज़ें खरीद ली जाती हैं ज़बरदस्ती। तो एक्विजिशन ज़बरदस्ती होती है। लेकिन जो मर्जर होता है वो भी कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन वो म्यूचुअल होता है, वो म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, बाहमी रजामंदी के साथ दो फर्म एग्री करती हैं कि हम एक नई फर्म बन जाएंगे। तो मर्जर जो है वो म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू इकट्ठे होते हैं। एक्विजिशन में जो है वो ये चीज़ नहीं होती कि हम मिलजुल कर एक एग्रीमेंट के ज़रिए करें, बल्कि ज़बरदस्ती समझें कब्ज़ा कर लेते हैं दूसरी फर्म के ऊपर, टेक ओवर कर लेते हैं उसको। तो मर्जर में भी कंबाइन होते हैं लेकिन एक्विजिशन में भी कंबाइन होते हैं। मर्जर में मर्जी से होते हैं, एक्विजिशन में एक फर्म दूसरी फर्म को कर लेती है। जैसे यहाँ पे देखें, ये अगला टॉपिक है, इसी का सब पार्ट है, वो ये है कि मर्जर एंड एक्विजिशन। तो मर्जर और एक्विजिशन के अंदर आप देखें, एक्विजिशन का मतलब समझाया हुआ है आपको कि देखें ज़रा कि एक्विजिशन क्या होता है। एक्विजिशन में जब व्हेन वन फर्म अप्रोचेज टू द शेयर होल्डर ऑफ अनदर फर्म, ठीक है ना, जैसे मेरी फर्म है तो मेरी फर्म के और शेयर होल्डर भी तो होंगे ना, और उनसे कुछ और दूसरी फर्म आके उनसे क्या करे, उनके पास जाए और उनसे शेयर खरीद ले, और जाहिर सी बात आहिस्ता आहिस्ता वो शेयर खरीदते खरीदते फिर बिजनेस के अंदर उसका शेयर सबसे ज़्यादा हो जाए। मतलब मेरे फॉर एग्जांपल 50,000 शेयर होल्डर हैं, तो वो 40,000 शेयर होल्डर से शेयर ही खरीद ले सारे, तो ज़ाहिर सी बात है कि वो मालिक बन जाएगी मेरे साथ। और तो ये है कि वन फर्म अप्रोचेस टू द शेयर होल्डर ऑफ अनदर फर्म एंड बायज देयर शेयर फ्रॉम देम टू गेन द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस एंड एसेट्स। ये है ये चीज़ है एक्विजिशन, जब टेक ओवर कर लेते हैं। और इसमें दूसरी फर्म के जो लोग हैं वो चाहते हैं या नहीं चाहते,
मालिकान चाहते हैं कि नहीं चाहते, लेकिन ये यहाँ पे कंट्रोल कर लिया जाता है। बल जब लेकिन मर्जर के अंदर ये होता है कि एग्रीमेंट होता है और म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है और रजामंदी से वो क्या करते हैं, एक अपने शेयर जो है वो बेच देते हैं। और देखें, वेयर द शेयर होल्डर ऑफ द टू और मोर फर्म्स एग्री टू एक्सचेंज देयर शेयर for a new firm that has been set up to combine the activities of previous separate firms। तो प्रीवियसली वो अलग-अलग फर्म्स थी और उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिलकर कहा कि हम एक तीसरी फर्म बनाते हैं और एक फर्म बना लेते हैं, दो को इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये चीज़ मतलब एग्रीमेंट के साथ होती है, एग्री होते हैं। एग्री बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है। तो उसके अंदर एग्री नहीं होते, एक्विजिशन के अंदर ज़बरदस्ती शेयर को खरीद लिया जाता है और उस कंपनी पर कब्जा कर लिया जाता है। ठीक हो गया जी। तो ये मर्जर यानी रजामंदी से होता है और एक्विजिशन जो है वो रजामंदी से नहीं होती है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है इसके अंदर वो है क्योंकि क्वेश्चन जो है वो एक्चुअली मेन क्वेश्चन जो है वो तो है क्या है बोला, बिजनेस इंटीग्रेशन। तो मेन क्वेश्चन तो बिजनेस इंटीग्रेशन है और मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है इकट्ठा होना, कंबाइन होना, जिसमें टू और मोर सेपरेट बिजनेस जो होती हैं वो क्या होती हैं, कंबाइन हो जाती हैं फॉर ए लार्जर बिजनेस एंटिटी और एक नई नई एंटिटी बन जाती है, एक नई फर्म बन जाती हैं। तो बिजनेस इंटीग्रेशन जो है उसके एक्चुअली ये पहला क्वेश्चन है, मेथड्स ऑफ द बिजनेस इंटीग्रेशन, समझ रहे हैं ना। और इसके अंदर आपके सामने है कि कैसे होता है। तो अब यहाँ पे जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि हमने डायरेक्शन ऑफ बिजनेस ग्रोथ पढ़ ली और देन फिर हमने फॉर्म्स ऑफ द बिजनेस ग्रोथ पढ़ी कि ऑर्गेनिक होती है और दूसरी यानी ऑर्गेनिक मीन वो खुद ही तरक्की करती जाती है, बड़ी होती चली जाती है, खुद ही अपने रिसोर्सेज ज़्यादा कर लेती है। लेकिन दूसरा ये है कि मिलकर दो जो हैं वो एक बन जाती हैं, वो मर्जर होता है या एक्विजिशन होता है। एक्विजिशन हॉस्टाइल होता है और ज़बरदस्ती यानी होती है उसके अंदर, इसके अंदर नहीं होती मर्जर के अंदर। उसके बाद दो तीन चीज़ें और हैं, एक को हम कहते हैं हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन, एक को हम कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन और एक को हम कहते हैं कॉन्ग्लोमरेट इन डाइवर्सिफिकेशन। ये तीन चीज़ें मैंने अभी आपको समझानी है। तो ये मैं आपको समझा दूं। पहला है पहला है वर्टिकल वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन का कैसे होता है? वर्टिकल इंटीग्रेशन उस वक्त होता है when a firm when a firm expands backward expands backward towards towards its source of supply or forward forward towards towards its market। यानी वर्टिकल इंटीग्रेशन में क्या होता है कि बैकवर्ड टुवर्ड्स इट्स सोर्स ऑफ सप्लाई होता है या फॉरवर्ड टुवर्ड्स इट्स मार्केट होता है। ये है वर्टिकल इंटीग्रेशन। और दूसरा जो है वो है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में क्या होता है, व्हेन व्हेन अ फर्म takes over
when a firm takes over firms at similar stage of प्रोडक्शन। सिमिलर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे अगर ये कंबाइन होना शुरू हो जाएं तो उसे हम हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कहते हैं। अब इस चीज़ को ज़रा देखें इधर भी, इसमें यहाँ पे बताया हुआ है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्या होता है, व्हेन टू फर्म्स इन द सेम बिजनेस, ये हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं। व्हेन दी, ये देखें हॉरिजॉन्टल में मैंने कहा था सिमिलर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, सिमिलर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे अगर वो एक फर्म दूसरी फर्म को टेक ओवर कर लेती है, यानी उस पे उसको खरीदती जाती है या कंबाइन होती चली जाती है, तो वो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि व्हेन द टू फर्म इन द सेम बिजनेस मर्ज, दिस इज देयर इज अ हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। ठीक है। और वर्टिकल इंटीग्रेशन ये है कि टू फर्म्स हैं और वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन पे हैं और सेलिंग प्रोसेस में भी हैं, वो मर्ज कर जाती हैं। समझ गए? इसका मतलब ये है कि इसको पहले एग्जाम्पल से समझेंगे तो शायद समझ आए आपको। एग्जाम्पल इस तरह से समझ लीजिए कि ये इस तरीके से समझ लीजिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई। इसमें ये है कि आप फर्ज कीजिए कि आपका एक फिलिंग स्टेशन है। आपका क्या है? एक फिलिंग स्टेशन है। तो फिलिंग स्टेशन मीन्स जैसे पेट्रोल पंप होता है, पेट्रोल पंप नहीं होता, तो ये फिलिंग स्टेशन एफ एस। तो एफ एस का मतलब यहाँ पे लिख देते हैं, एफ एस का मतलब है फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप जिसे कहते हैं। तो ये एक है आपका। और अब आप क्या करते हैं, एक और पेट्रोल पंप आप खरीद लेते हैं, दो हो गए। समझ गए? तो इसका मतलब ये है कि हम्म, आपने एक और ख़रीद लिया, आपने एक और ख़रीद लिया, एक और ख़रीद लिया, तो ग्रो कर रहे हैं ना। तो फिलिंग स्टेशन ये सारे हैं, ये सारे फिलिंग स्टेशन हैं। आपका, आपने ये भी ख़रीद लिया, आपने ये भी ख़रीद लिया, आपने ये भी ख़रीद लिया, ये भी ख़रीद लिया, तो सारे सिमिलर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे हैं। ये है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। ये देखें, व्हेन अ फर्म टेक ओवर फर्म्स, तो आपकी फर्म ये है, फॉर एग्जांपल दिस वन, ये आपकी है। और आपने सिमिलर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, ये भी पेट्रोल पंप ही है, तो इनका भी वही काम है, आपका भी वही काम है, ये सारे आपने क्या खरीद लिए, खरीद लिए। तो ये हॉरिजॉन्टल क्या कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कहलाएगी। क्लियर होगी बात आपको? हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्लियर हो गया कि सिमिलर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे होंगे आप। तो यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल में यही समझाया गया है कि सेम बिजनेस जो है, सेम बिजनेस जो है, दोनों फर्म है लेकिन वो दोनों एक ही बिजनेस करती हैं, वो मर्ज कर जाती हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। अच्छा, वर्टिकल इंटीग्रेशन में क्या होता है? वर्टिकल इंटीग्रेशन में ये होता है कि इसमें आप एक वर्टिकल लाइन लगा लें इस तरीके से। ये देखें, ये वर्टिकल इंटीग्रेशन इस तरीके से होगी। कैसे भला? वो ऐसे कि फॉर एग्जांपल इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि अ, ये सॉरी दोबारा से बनाता हूँ, सही नहीं बना। वर्टिकल इंटीग्रेशन इस तरीके से समझ लीजिए कि ये मैं यहाँ पे ये लाइन है, ठीक है ना, ये वर्टिकल लाइन है। अब इसके अंदर वर्टिकल इंटीग्रेशन के अंदर क्या है कि फर्ज कर लें कि शिपिंग फ्लीट,
बहरी जो बेड़े होते हैं, जो मतलब बहरी जहाज होते हैं जिससे समझ लीजिए, वो शिपिंग फ्लीट क्या करते हैं, वो इस तरफ को मूव करें हम लोग तो ये है कि आप ऑयल रिफाइनरी की तरफ जाते हैं, ऑयल रिफाइनरी। और अगर हम ये शिपिंग फ्लीट हैं और इसी तरीके से यहाँ पे आ जाइए, ये मज़ीद इधर चले जाएं, ऑयल वेल्स। तो कहानी कहाँ से शुरू होती है? ये सारी जो आपके सामने स्टोरी है, ये क्या है? ये वर्टिकल इंटीग्रेशन है। ये क्या है? दिस इज वर्टिकल इंटीग्रेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन, तो वर्टिकल इंटीग्रेशन जो है वो आपको नज़र आ रही। इसमें देखें कि इसके अंदर दो चीज़ें हैं। वो क्या है कि आप शिपिंग फ्लीट से इस तरफ को चले जाएं, तो ये है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो वर्टिकल के अंदर दो होती हैं, एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन होती है, और ये शिपिंग फ्लीट से आप ऑयल रिफाइनरी की तरफ चले जाएं तो इसको कहते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। कैसे बोला? वो ऐसे कि पहले क्या था कि आप जाहिर सी बात है, एक चीज़ जो ऑयल है वो, ये ऑयल वेल मींस तेल के कुएं हैं। तो आप तेल के कुएं से तेल लेते थे और उसको बहरी जहाज में भरकर ले आते थे, और फिर उनको ला के आप ऑयल रिफाइनरी में दे देते थे पाकिस्तान के अंदर। ये समझें, ऑयल वेल्स जो हैं वो सऊदी अरेबिया में है। तो सऊदीया से आपने ऑयल वेल से तेल लिया, अपने जहाज पे उसको लादा, शिपिंग फ्लीट पे लादा, और ऑयल रिफाइनरी जो पाकिस्तान के अंदर ऑयल को साफ करती है उस पर ले गए, और ऑयल रिफाइनरी से वो पेट्रोल जो है वो फिलिंग स्टेशन तक पहुंच जाता है। ये चार प्रोसेस देख लें आपके सामने, चार प्रोसेस हैं। यानी ऑयल वेल से शिप पे जाता है, शिप से वो रिफाइनरी पे जाता है, और रिफाइनरी से वो कहाँ जाता है? फिलिंग स्टेशन पे चला जाता है। तो ये एक दो रिफाइनरी और फिलिंग स्टेशन, ये चार प्रोसेस है। अगर तो आप देखें आपके पास क्या है, आपके पास क्या है? आपके पास है जनाब, क्या भला, आपके पास है शिप। और अगर आपके पास शिप है तो आपके पास क्या है? शिप है। तो आप पहले आप शिप के मालिक थे, अब आपने क्या किया? आप कुएं के ही मालिक बन गए हैं उधर सऊदीया में। तो आप ओरिजिनल सोर्स पे ही पहुंच गए हैं। तो ये आपकी, आपका अब एक जहाज भी है, और अब आपने एक कुआं भी वहां पे खरीद लिया है, तेल का कुआं, ऑयल वेल जिसे कहते हैं। तो आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन में चले गए, आप ओरिजिनल सोर्स पे चले गए हैं। तो आप इंटीग्रेट कर गए ओरिजिनल सोर्स की तरफ। यहाँ देखिए, समझ गए? ये यही बात मैं कह रहा था कि वर्टिकल इंटीग्रेशन में क्या होता है कि आप एक्सपेंड करते हैं किधर भला? बैकवर्ड टूवर्ड्स इट्स सोर्स ऑफ सप्लाई। तो सोर्स ऑफ सप्लाई क्या थी भला? कि तेल की सप्लाई तो ऑयल वेल से ही आएगी ना। तो आपने ये एक्सपेंड किया है। आपका पहले सिर्फ जहाज होता था, बैरी जहाज, अब आपने वहाँ कुआं भी खरीद लिया। तो ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, ये इस तरफ जो आप मूव किए हैं। और दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि आप फॉरवर्ड करते हैं। एक्सपैंड, एक्सपैंड दो तरह से हो रहा है, या बैकवर्ड हो रहा है या फॉरवर्ड हो रहा है। तो एक्सपैंड फॉरवर्ड जब करते हैं तो आप मार्केट की तरफ कर जाते हैं। तो मार्केट की तरफ करेंगे तो आप पहले शिप से किधर जाएंगे? ऑयल रिफाइनरी, और ऑयल रिफाइनरी से किधर जाएंगे? फिलिंग स्टेशन की तरफ। तो ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है। तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में आप मार्केट की तरफ मूव करते हैं। ये देखें, इस तरफ जो मूव करते जा रहे हैं और आगे जाते जा रहे हैं ये, तो आखिरकार आप फिलिंग स्टेशन तक पहुंच गए। तो ये मार्केट की तरफ आप एक्सपेंड कर रहे हैं। और अगर आप बैकवर्ड ओरिजिनल सोर्स ऑफ सप्लाई की तरफ मूव करेंगे तो ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन होगी, और दोनों को मिलाएंगे
तो इसको हम वर्टिकल इंटीग्रेशन कहते हैं। तो वर्टिकल इंटीग्रेशन की दो काइंड्स हैं, या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होती है और या बैकवर्ड इंटीग्रेशन होती है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कंबाइन होना, मिल जाना। और दूसरा जो है वो क्या है, वो हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन है। हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन में आप क्या करते हैं, आप सिमिलर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर रहते हुए एक फर्म दूसरी फर्म को कंबाइन करती जाती है, खरीदती जाती है। जैसे ये मेरी फिलिंग स्टेशन थी, तो मैंने एक और फिलिंग स्टेशन खरीद लिया, एक और खरीद लिया, एक और खरीद लिया। तो आप देखें ये हॉरिजेंटल लाइन बनती, तो ये हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन बन जाएगी, जिसमें सिमिलर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे आप होते हैं। क्लियर होगी बात? तो यही बात यहाँ पे बताई हुई है कि वर्टिकल इंटीग्रेशन में दो फर्म्स हैं और डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन पे हैं या सेलिंग प्रोसेस में वो मर्ज कर जाती हैं। जैसे डिफरेंट स्टेजेस क्या हैं कि एक स्टेज ये ऑयल वेल वाली है, एक शिपिंग वाली है, एक ऑयल रिफाइनरी वाली है, एक फिलिंग स्टेशन है। चार स्टेजेस हैं, 1, 2, 3 और ये 4। इनमें से कोई दो कंबाइन हो जाए, कोई दो, ये दो, ये दो, कोई से भी दो हो जाएं या सारी हो जाएं, तो ये क्या है, एक दो तीन चार, चारों में से चारों के साथ आप कंबाइन होना शुरू हो जाए, तो ये वर्टिकल इंटीग्रेशन है। लेकिन अगर किसी एक लेवल पे हो जाए, शिप है और शिप 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 होते चले जाएं, आपके पास एक शिप है, आप दूसरा शिप खरीद लें, तो ये हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन है। आपके पास कुआं एक है, एक और कुआं खरीदें, तो ये भी हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन होगी। तो ये क्लियर होगी बात आपको? तो ये है जी वर्टिकल इंटीग्रेशन। अच्छा, उसके बाद ये इसके अंदर बाकी ये फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन और बैकवर्ड मैंने अभी आपको समझा दी, इसमें से मजीद पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है कंग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। कंग्लोमरेट का मतलब होता है डिफरेंट, जिसमें ये होता है कि एक एक फर्म किसी दूसरी फर्म के साथ मर्ज होती है, लेकिन उनका बिजनेस बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। समझ रहे हैं ना? जैसे फॉर एग्जांपल एक एक बैंक जो है, एक बैंक जो है वो किसी एक बैंक जो है वो मर्ज हो जाता है या उसके साथ मिल जाता है एक दूसरी फर्म के साथ, लेकिन वो बैंक नहीं है बल्कि वो एक पेंट की कंपनी है। तो पेंट और बैंक दो डिफरेंट बिजनेसेस हैं, और वो अगर मिल जाते हैं तो उसे हम कंग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। ये देखें, अ कंपनी माइट टेक ओवर और मर्ज, ये दोनों हो सकते हैं, इसमें मर्ज भी हो सकता है, टेक ओवर भी हो सकता है, विद अनदर कंपनी इन अ डिफरेंट बिजनेस ऑल टुगेदर। तो इसमें डिफरेंट दो दो डिफरेंट बिजनेसेस अगर एक कंपनी बनते हैं या उसके वो टेक ओवर कर लेते हैं, ना भी बने लेकिन वो एक बंदा ही उसी दूसरे को बना लेता है, खरीद लेता है, तो उसे हम कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। यानी मर्ज करना या टेक ओवर करना एक ऐसी कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ जिसका बिजनेस एक कंपनी का और दूसरे का और फिर वो मर्ज कर जाएं, तो उसे हम कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। तो ये खत्म हो गई यहाँ पे कहानी। अच्छा, उसके बाद हैं जी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस टाइप ऑफ बिजनेस एक्सपेंशन। ये अब आप लोगों ने खुद पढ़ने हैं कि ये हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन के क्या फ़ायदे हैं या नुकसानात हैं, फिर वर्टिकल के हैं। तो ये यहाँ पर हॉरिजेंटल के लिखे हुए हैं, ये हॉरिजेंटल लिखा हुआ है। हॉरिजेंटल के फ़ायदे और नुकसानात, और फिर यहाँ पे ये वर्टिकल के हैं। तो वर्टिकल के फ़ायदे और नुकसान ये खुद आप लोगों ने पढ़ने। इससे आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेजर्स ऑफ मार्केट कंपटीशन एंड कंसंट्रेशन। ये वाला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं जी। तो मार्केट कंपटीशन और कंसंट्रेशन के मेजर्स क्या क्या हैं? अच्छा, इसमें जो है वो ये बात समझें कि जो मार्केट पहला क्वेश्चन उसके अंदर है मार्केट कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि कितनी बड़ी फर्म्स हैं जो कि मार्केट को कंट्रोल करती हैं। मार्केट कंसंट्रेशन का क्या मतलब है कि अ फ्यू लार्ज फर्म्स जो होती हैं वो मार्केट का कितना हिस्सा कंट्रोल कर रही होती हैं। मार्केट इज कंट्रोल्ड बाय अ फ्यू लार्ज फर्म्स।
तो मार्केट कंसंट्रेशन डिस्क्राइब करती है एक्सटेंट, यानी किस हद तक चंद फर्म पूरी मार्केट को कंट्रोल कर रही होती हैं। इसको इस तरह से समझ लीजिए कि ये जो मार्केट, जैसे मैं कहूँ जी कि बेवरेजेस कंपनी जो हैं, बेवरेजेस के अंदर दो फर्म ऐसी है, यानी कोका कोला और पेप्सी कोला, जो 80% जो है वो मार्केट को कंट्रोल कर रही हैं। 20% और फर्म्स भी हैं जो बेवरेजेस बनाती हैं, तो 80% उनका शेयर है। तो वो मार्केट के अंदर उनका कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है। कंसंट्रेट का मतलब है कि वो ज़्यादा कंट्रोल कर रही हैं उनको। तो इस चीज़ को हम देखेंगे कि कितनी लार्ज फर्म्स होंगी, और होंगी वो फ्यू, होंगी लार्ज लेकिन होंगी थोड़ी सी, 4 या 3 या 2 या ऐसे थोड़ी सी होंगी, लेकिन वो मार्केट का बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रोल कर रही होती हैं। इसको इसको कहते हैं मार्केट कंसंट्रेशन। और इसको मेजर करने के तरीके हैं। एक को हम कहते हैं कंसंट्रेशन रेशियो, एक को हम कहते हैं हर्फिंडाल इंडेक्स, और एक को हम कहते हैं जिनी कोफिशिएंट। तो ये 3 तरीके हैं जिनके थ्रू आप जो है उसको मेजर करते हैं, किसको भला, मार्केट कंसंट्रेशन को। तो ये कैसे होगा उसको मज़ीद हम लोग समझ लेते हैं इसके थ्रू। जी, ये फिर सारा ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो बात समझ आ रही है आप लोगों को कि मार्केट कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि हमने ये देखना है कि कितनी मार्केट को कंट्रोल करने वाली कितनी फर्म्स हैं, या कितना मार्केट शेयर कितनी फर्म्स के पास है। कितना मार्केट शेयर कितनी फर्म्स के पास है, कितना मार्केट शेयर कितनी फर्म्स के पास है, तो ये उतनी कंसंट्रेशन हमें पता चलेगी। तो नॉर्मली जब हम इसको मेजर करते हैं तो पता चलता है कि 4 फर्म के पास है या 5 फर्म के पास ज़्यादा शेयर है मार्केट का। तो जब मार्केट शेयर चंद फर्म के हाथों में आ जाता है, तो उससे ये होता है कि कंपटीशन कम होना शुरू हो जाता है। देखे ना, जैसे पहले जैज एक कंपनी लैदा थी और वारिद लैदा थी। ये मोबलिंक, मोबलिंक की जो कंपनी है और वारिद जो है, ये लैदा कंपनी थी ना। अब वो फॉर एग्जांपल दोनों मिलकर, दोनों जो है वो दो कंपनीज का मार्केट शेयर फॉर एग्जांपल 60% है। तो इसका मतलब ये है कि 60% तो ये दो ही कंट्रोल कर रही थी, और अब वो दोनों मिलकर एक भी हो गई हैं, वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन अगर अलग अलग जब थी, तो तब दोनों का मार्केट शेयर जो है वो 60% था। तो अब आपको समझ आ रही, इसका मतलब मार्केट शेयर जो है वो ज़्यादा है बहुत उनका। तो वो नई फर्म्स के लिए प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये जो ज़्यादातर शेयर चंद फर्म जब कंट्रोल कर लेती हैं, तो मार्केट में कंपटीशन जो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि मार्केट मार्केट जो है उसकी कंसंट्रेशन जो है उसको हमने मेजर करना है। तो मार्केट कंसंट्रेशन जो है वो मैंने अभी आपको बताया। उसमें हमने ये देखना है कि किस हद तक, यानी टू टू व्हाट एक्सटेंट, market is controlled by a few firms। किस हद तक मार्केट को चंद फर्में कंट्रोल करती हैं। और इसको मार्केट कंसंट्रेशन को मेजर करने के जो तरीके हैं, यानी जब आप उसकी मेजरमेंट ऑफ मार्केट मार्केट कंसंट्रेशन करते हैं, तो उसमें जो तरीके हैं उसको हम
कहते हैं, पहला तरीका है कंसंट्रेशन रेशो। दूसरा जो तरीका है दूसरा जो तरीका है वो है, दूसरा तरीका जो है उसको हम कहते हैं हर्फिंडाल इंडेक्स, HERFINDAHL, हर्फिंडाल इंडेक्स। और जो तीसरा तरीका है उसको हम कहते हैं लॉरेंस कर्व या जीनी कोफिशिएंट, जीनी कोफिशिएंट थ्रू लॉरेंस कर्व, LORENZ, थ्रू लॉरेंस कर्व। तो ये 3 तरीके हैं जिनके ज़रिए आप मार्केट कंसंट्रेशन को मेजर करेंगे। और मार्केट कंसंट्रेशन क्या है कि किस हद तक, टू व्हाट एक्सटेंट मार्केट इज कंट्रोल्ड बाय अ फ्यू फर्म्स। ठीक है जी, चंद फर्म कैसे पूरी मार्केट को कंट्रोल करती हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी लार्ज फर्म्स जो होते हैं, लार्ज सप्लाई जो होते हैं, वो क्या करते हैं, जब मार्केट में फर्म लार्ज होती चली जाती हैं, तो लार्ज यानी लार्ज जो फर्म्स होती हैं, चाहे वो लार्ज किसके थ्रू हो रही हैं, थ्रू ऑर्गेनिक ग्रोथ हो रही हैं या वो थ्रू एक्विजिशन और मर्जर हो रही हैं, लार्ज हो गई। जब वो लार्ज फर्म होंगी तो उनका जो मार्केट में शेयर है वो बढ़ जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मोबिलिंक और वारिद इकट्ठे हो गए, इस तरह बहुत सारे बैंक मिलकर एक बैंक बन जाते हैं, तो मार्केट में शेयर उनका बढ़ जाएगा। जब मार्केट में शेयर बढ़ेगा तो पहले वो मतलब 20% था, तो अब वो 2-3 फर्म उन्होंने और मिला के एक बन गई, तो अब वो 70%, एक फर्म का 70% मार्केट शेयर हो गया। और लोगों के लिए अब वो सब्स्टिट्यूट क्या हो गए हैं, सब्स्टिट्यूट कम हो जाएंगे। क्योंकि लार्ज फर्म जो है वो बाकी फर्म को खरीदती चली जा रही है और मार्केट शेयर उसका बढ़ता चला जा रहा है, तो सब्स्टिट्यूट लोगों के पास कम है। जब आपको पता है सब्स्टिट्यूट कम हो तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो भी क्या होती है, कम। क्योंकि ये पढ़ा था हमने कि हायर द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट, हायर द डिग्री ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। द लोअर द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट, द लोअर द डिग्री ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जब सब्स्टिट्यूट कम होंगे तो इलास्टिसिटी भी कम होगी, और जब इलास्टिसिटी कम होती है तो फिर उस वक्त कीमत को बढ़ाना फ़ायदेमंद होता है। तो कीमत को बढ़ाएंगे वो लोग, और कीमत को बढ़ाकर रेवेन्यू में क्या करेंगे, इजाफा करेंगे। तो ये है उनका, उनको फ़ायदा होगा इससे कि प्राइस रेज करके रेवेन्यू में भी क्या करेंगे, इजाफा करेंगे। तो ये स्टोरी समझ आई, ये पूरा चैनल समझ आया आप लोगों को कि लार्ज फर्म क्या करती हैं। लार्ज फर्म के नतीजे में मार्केट शेयर बढ़ जाता है और लोगों के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ दी सब्स्टिट्यूट कम हो जाती है, जिससे सब्स्टिट्यूट कम होगी तो इलास्टिसिटी कम होगी। इलास्टिसिटी कम हो तो रेवेन्यू में इजाफा करने के लिए कीमत में इजाफा किया जा सकता है, क्योंकि जब लेस इलास्टिक डिमांड होगी तो प्राइस में इजाफा करके रेवेन्यू में इजाफा किया जा सकता है। ये भी आपको टोटल रेवेन्यू मेथड में मैंने, ये टोटल आउटले मेथड में ये बात समझाई थी। तो ये है जी स्टोरी। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि जब जब ये बहुत ज्यादा लार्ज होती चली जाती हैं, अब फर्ज कर लें कि लार्ज होते 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 वो सारी फर्म को खा खा जाती है और एक बन जाती है, तो उस सूरत में हम उसको कहते हैं मोनोपोली। यानी अब तो सब्स्टिट्यूट है ही कोई नहीं, तो मोनोपोली में जो है वो ऑल शेयर हैज जस्ट वन फर्म, उसमें एक ही फर्म के पास सारा शेयर है। ऑल शेयर मीन्स ऑल मार्केट शेयर, तो सारा मार्केट शेयर एक फर्म के पास है, और वो क्या है, वो सोल सप्लायर है। सोल मीन्स अकेला, तो
सोल सप्लायर है किसी भी एक प्रोडक्ट का, समझ गए, ऑफ द प्रोडक्ट है। तो मोनोपोली में क्या होता है, मोनोपोली में एक फर्म होती है, और मोनोपोली की कंडीशंस में ज़रा आपको समझा दूं। मोनोपोली क्या होती है, मोनोपोली के अंदर सिंगल सेलर होता है, monopoly is a market structure in which there is only one firm which has no close substitute। तो उसका नंबर 2, उसका नो नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, और नंबर 3 वो नई फर्म्स को आनी भी नहीं देती है, तो बैरियर्स टू एंट्री, क्योंकि अगर नई फर्म आएगी तो मोनोपोली नहीं रहेगी, सिंगल फर्म नहीं रहेगी। तो ये 3 कंडीशन होती हैं मोनोपोली की। एक फर्म होती है, दूसरों को वो आने नहीं देती है, बैरियर यानी रुकावटें डालती है, और फिर उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं होता है, तो ये मोनोपोली बन जाती है। इस सूरत हाल के अंदर ये ज़हन में रहे कि यहाँ पर मैंने क्लोज लिखा है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, नो सब्स्टिट्यूट नहीं लिखा। सब्स्टिट्यूट होते हैं लेकिन क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं, समझ गए। तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि ये नहीं है कि एक जो मोनोपोलिस्ट हो वो जो कुछ मर्जी करता रहे मार्केट में, ऐसा नहीं होता है। यानी मार्केट में एक फर्म का होने का मतलब ये नहीं कि वो जो मर्जी करे, क्योंकि उसके सब्स्टिट्यूट तो होते हैं लेकिन क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं। सब्स्टिट्यूट होते हैं, मोनोपोली का मतलब ये नहीं है कि सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। मोनोपोली का मतलब है कि सब्स्टिट्यूट है लेकिन क्लोज नहीं है। इसलिए उसके पास ज़रूरी नहीं कि जो मोनोपोलिस्ट हो उसके पास पावर भी हो, उसे हम कहते हैं मोनोपोली पावर। तो ज़रूरी नहीं है कि मोनोपोली पावर भी हो। मोनोपोली पावर मींस इट कैन affect the market price और क्वांटिटी, ये मार्केट मोनोपोली पावर कहलाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो मोनोपोलिस्ट हो उसके पास ये वाली पावर भी हो कि वो जो चाहे कीमत रख ले, जो चाहे क्वांटिटी भेज दे, ज़रूरी नहीं है, लेकिन हो भी सकती है। तो मोनोपोलिस्ट के पास मोनोपोली पावर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। मतलब मोनोपोली पावर मीन्स कि वो अफेक्ट कर भी सकता है मार्केट प्राइस को और नहीं भी कर सकता, ये ज़रूरी नहीं है भारत। तो ये चीज़ें क्लियर होगी आपको। अच्छा, अब ये है कि जो जब जब भी लार्जर फर्म इतनी लार्ज हो जाती हैं तो लार्जर फर्म की एक्सट्रीम क्या है कि मार्केट शेयर इतना बढ़ जाए कोई एक फर्म की शक्ल में आ जाए, यानी ये एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम केस है ये। एक्सट्रीम केस है क्या भला मोनोपोली, कि जब लार्ज फर्म लार्ज होते 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 सारी बड़ी मछली छोटी मछली को खाते 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 एक बन जाती है, और फिर वो अपनी मर्जी से प्राइस को फिक्स भी करती है, क्वांटिटी को भी करती है। लेकिन मैंने कहा ये ज़रूरी नहीं है कि वो कर भी सके, क्योंकि उसके सब्स्टिट्यूट तो होते हैं लेकिन क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होते। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा किसी भी मार्केट के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो उसका मतलब ये होगा कि वो फर्म का मार्केट शेयर बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिससे जो competitiveness है, कंपटीशन है, वो कम होना शुरू हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि एक फर्म ही बड़ी होती जा रही तो उसका मुकाबला तो वो दूसरों के मुकाबला दूसरी फर्म के साथ, छोटी फर्म उनके साथ कैसा मुकाबला करेंगी, कैसे करेंगी, तो वो नहीं कर सकती। तो कंपटीशन कम होना शुरू हो जाता है। जब छोटी छोटी फर्म हो और बहुत सारी हो तो वो कंपटीशन करती हैं आपस में। छोटी फर्म, बहुत सारी छोटी फर्म आपस में कंपटीशन करती हैं, लेकिन जहां पर चंद फर्म बहुत बड़ी हो और बाकी सारी छोटी हो तो उनका बड़ी बड़ी के साथ कंपटीशन नहीं होता, वो वहां पे फिर कंपटीशन कम होना शुरू हो जाता है। तो ये बात क्लियर होगी आपको। तो जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ेगी मार्केट के अंदर, यानी लार्ज फर्म का शेयर, लार्ज फर्म्स जो है वो शेयर ज़्यादा होता चला जाएगा, तो उससे
प्राइस जो है उसकी फिक्सिंग में भी अनकम्पिटिटिवनेस आएगी, और ये चीज़ जो है वो गवर्नमेंट के लिए, सप्लायर्स के लिए, दूसरे जो छोटे सप्लायर्स हैं और कस्टमर के लिए बड़ी ही अलार्मिंग होती है, और उसमें उनको इंटरवेंशन भी बात करनी पड़ती है। तो ये है जी मार्केट कंसंट्रेशन की स्टोरी। अच्छा, अब जो है वो ये है कि हम क्या करें, हम इनकी मेजरमेंट को समझें। तो उसमें पहली जो मेजरमेंट है वो है मार्केट कंसंट्रेशन रेशियो। तो मार्केट कंसंट्रेशन रेशियो पहला जो, ये मैं अब आपको इनके मेथड्स की तरफ लेके आ रहा हूँ, ये वाली चीज़ मेजरमेंट के ऊपर, कि कंसंट्रेशन रेशियो जो है उसको समझते हैं, या मार्केट कंसंट्रेशन रेशियो भी कहते हैं। तो कंसंट्रेशन रेशियो क्या है, पहला जो इसका मेजरमेंट है, जिसे हम कहते हैं मार्केट कंसंट्रेशन रेशियो। तो मार्केट कंसंट्रेशन रेशियो MCR। तो मार्केट कंसंट्रेशन रेशियो में ये होता है जनाब कि आप क्या करते हैं, इसमें इसका 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 जो तरीका है उसमें ये होता है, द कंसंट्रेशन, इसको कंसंट्रेशन रेशियो भी कहते हैं। द कंसंट्रेशन रेशियो measures the combined measures the combined market share of the top N firms in the industry। ठीक है ना जी। अब टॉप N फर्म जो हैं उनका कंबाइंड शेयर आपने ले लेना है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कंसंट्रेशन रेशियो क्या है। ठीक है। इसकी एक और डेफिनेशन भी मैं आपको लिख दूं, ये इसकी एक डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन ये है कि मार्केट कंसंट्रेशन रेशियो इज द मार्केट शेयर in in simple terms, in the proportion of sales, in the proportion of sales relative to the other firms। ये एक और डेफिनेशन है। अच्छा, ये इस तरीके से समझ लीजिए कि एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर इसको दोबारा पढ़ते हैं। फर्ज कर लीजिए इधर आपके एक इंडस्ट्री के अंदर ABCDE, तो उनका यहाँ पे मार्केट शेयर आ रहा है। ये क्या आ रहा है, मार्केट शेयर। ए फर्म का जो मार्केट शेयर है वो 10% है, बी का 30% है, सी का 5% है, डी का 2% है, ई का जो है वो 8% है। तो अब आप फर्ज कर लें, इस तरह फिर और भी फर्म्स हैं इसके अंदर, ठीक है ना जी। ई एफ फर्म है, उसका फर्ज कर लें 20% है। तो अब आपसे कहा जाता है कि जी बताएं इस मार्केट के अंदर आपने एन फर्म, एन टॉप एन फर्म्स को आप कंबाइन करें, उनका मार्केट शेयर जो है वो कंबाइन करें, तो आपको पता चल जाएगा। तो टॉप एन निकालें, टॉप एन। अब एन कितनी हो सकती है, टॉप 3 भी हो सकती हैं, टॉप 4 भी हो सकती हैं, टॉप 5 भी हो सकती हैं। ये मर्जी है आपकी।
यानी उसे हम कहेंगे, अगर अगर हम तीन तीन लेते हैं तो हम कहेंगे 3 फर्म कंसंट्रेशन रेशियो। तो n की जगह पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा या 4 आ जाएगा या 5 आ जाएगा। तो 4 फर्म 4 फर्म्स कंसंट्रेशन है ना रेशियो, इस तरह 3 फर्म कंसंट्रेशन रेशियो, 5 फर्म कंसंट्रेशन, जो भी आप टॉप लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप 4 फर्म कंसंट्रेशन रेशियो, इससे आपसे कहा जाता है मेजर करें, तो 4 फर्म देखें जो टॉप पे जा रही है, ये पहले पे आ गई एक, फिर ये सॉरी ये पहले पे आ गई, ये दूसरे पे आ गई, ये फिर तीसरे पे आ गई, और ये जो है ये चौथे पे आ गई। इनका आप मार्केट शेयर इनको ऐड कर लें तो 4 फर्म है, यानी ए फर्म है, बी फर्म है, ई फर्म है और एफ फर्म है। तो इनको ऐड करें, इनका कंबाइन शेयर निकालें, कंबाइन मार्केट शेयर, तो कितना आएगा, तो ये आएगा 30 जमा 10 40, 40 और 20 60 और 8 68। तो 68% जो है ये 4 फर्म कंसंट्रेशन रेशियो निकल आएगी। बात समझ आ गई? यानी इसका मतलब ये है कि 4 फर्म अगर हमने मार्केट कंसंट्रेशन रेशियो निकाली है तो वो 68% आई है। इसका मतलब 4 फर्म टोटल, यानी 100% में से 4 फर्म 68% उनका शेयर है मार्केट के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है। चार मतलब बड़ी फर्म का 4 फर्म का मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा आ रहा है आपके सामने, ठीक है ना जी। तो ये बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट कंसंट्रेशन रेशियो आप लो से भी निकाल सकते हैं और हाई से भी निकाल सकते हैं, यानी मोस्टली हैवीली कंसंट्रेशन इंडस्ट्रीज भी निकाल सकते हैं और लीस्ट हैवीली कंसंट्रेशन इंडस्ट्रीज भी निकाल सकते हैं। ये फ़र्ज़ कर लें ये फूड की बात हो रही है, तो पाकिस्तान की बात कर लें, फ़र्ज़ कर लें तो पाकिस्तान में ये 4 बड़ी फर्म है जो टोटल फूड की सप्लाई में से 68% सप्लाई ये 4 फर्म दे रही। तो इसका मतलब ये 4 फर्म जो चाहें कर सकती हैं, कीमत भी बढ़ा सकती हैं, कम भी कर सकती हैं। तो इधर कंपटीशन बहुत कम है। जितनी ज़्यादा मार्केट कंसंट्रेशन रेशियो बढ़ेगी, कंपटीशन क्या हो जाएगा, कंपटीशन कम हो जाएगा। इसका मतलब कंसंट्रेशन और कंपटीशन का नेगेटिव रिलेशनशिप है। जितनी कंसंट्रेशन रेशियो बढ़ेगी उतना ही कंपटीशन कम होगा। लेकिन अगर ये आप 4 फर्म का भी निकाल सकते हैं, 3 फर्म का भी, 5 फर्म का भी, जो आपका दिल चाहे आप उसके मुताबिक लिख दें कि ये 4 फर्म कंसंट्रेशन रेशियो है, ये 3 फर्म कंसंट्रेशन रेशियो है। तो दैट इज अप टू यू। तो इसका मतलब ये है कि हमने ये देखना है कि फ्यू लार्ज फर्म्स जो हैं वो किस तरह मार्केट का बड़ा शेयर जो है वो कंट्रोल करती हैं। फ्यू लार्ज फर्म्स हैं, ये 3-4 फ्यू होगी ना, और मार्केट, और अगर ये फर्ज करें इनका शेयर निकल आता है तीन, एक और एग्जांपल के अंदर टॉप 4 फर्म्स का जो रेशियो निकलती है वो फर्ज कर लें कि वो निकल आती है 15%। तो आप कहेंगे इस मार्केट के अंदर टॉप 4 फर्म अगर मिलकर 15% प्रोवाइड कर रही हैं तो बाकियों का तो मतलब ये तो टॉप 4 का कंबाइन मार्केट शेयर है, तो बाकियों का तो बहुत ही कम होगा। तो वहां पर मार्केट कंसंट्रेशन लो है तो वहाँ कंपटीशन ज़्यादा होगा उस मार्केट के अंदर जहाँ कंसंट्रेशन कम आती है। ठीक हो गया ना जी, ये चीज़ हमें अंदाज़ा हो जाता है। जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा हो वहाँ गवर्नमेंट आके खुद कंट्रोल करती है उन इंडस्ट्रीज़ को, क्योंकि वहाँ पर उनका बिहेवियर कंपटीशन बेस नहीं होता है बल्कि मोनोपोलाइज्ड हो जाती हैं। समझ रहे हैं ये बात? एक सेकंड होल्ड कीजिए। हाँ जी, तो ये था मार्केट कंसंट्रेशन रेशियो। अच्छा, इस चीज़ को आप बुक से भी ज़रा देखिए ताकि आपको समझ आए। बुक से भी मैं आपको समझाता हूँ।
ये देखें जी, ये बुक के अंदर आपको ये बात समझाई हुई है। तो ये है मार्केट कंसंट्रेशन रेशियो, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था, MCR। और इसमें उसने ये बताया कि आपने ये किसी भी लेवल पे देख सकते हैं, यानी आउटपुट में भी देख सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट में भी देख सकते हैं। कंसंट्रेशन रेशियो तो किसी भी वेरिएबल में देखी जा सकती है। नॉर्मली अभी हमने जो एग्जांपल ली थी वो आउटपुट की ली हुई थी कि फर्म एम्प्लॉयमेंट में भी कंसंट्रेशन रेशियो निकल आती है, कितनी परसेंट फर्म कितनी लोगों को रोजगार दे रही है ना। और इस तरह कितनी परसेंट फर्म जो है टोटल आउटपुट का कितना परसेंट जो है वो प्रोवाइड करती है। ये कंसंट्रेशन रेशियो तो किसी भी वाले से निकाली जा सकती है। तो इसमें आपने ये देखना है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स जो हैं वो कितने परसेंट जो है वो शेयर देते हैं। और कंसंट्रेशन रेशियो मैंने अभी आपसे कहा कि वो टॉप 3 की भी निकाल सकते हैं, 4 की भी, 5 की भी निकाल सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल में आप लोग चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल में जाने से पहले एक और चीज़ ये देखें, दोबारा से मार्केट कंसंट्रेशन बताया हुआ है कि टू द एक्सटेंट टू विच द सप्लाई टू द मार्केट इज प्रोवाइडेड बाय अ स्मॉल नंबर ऑफ द फर्म्स, यानी कितनी स्मॉल नंबर ऑफ फर्म कितना मार्केट का शेयर जो है वो प्रोवाइड करती हैं। तो ये आपका मार्केट कंसंट्रेशन। एक और कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है, इंडस्ट्री कंसंट्रेशन। इंडस्ट्री कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि आपने ये देखना है कि एक मार्केट के अंदर आप देखने के बजाय आपने डिफरेंट इंडस्ट्रीज, कंप्लीट इंडस्ट्रीज में देखना है कि वो कितना, कौन सी इंडस्ट्री ज़्यादा कंसंट्रेट कर रही है। यानी एक ही मार्केट के अंदर भी देख सकते हैं और एक इंडस्ट्री के अंदर भी देख सकते हैं। अगर इंडस्ट्री के अंदर देखेंगे तो इंडस्ट्री कंसंट्रेशन आ जाएगा, और अगर मार्केट में देखेंगे तो मार्केट कंसंट्रेशन आ जाएगा। बहरहाल ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ज़रा देखिए, ये एग्जाम्पल में देखिए ज़रा, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बता रहा है कि ये दो कॉलम बने हुए हैं आपके सामने। ये यूके की एग्जांपल उसने ली हुई है, एक्चुअल एग्जांपल से बता रहा है कि ये देखें, जो पहले वाला है इसमें ये बता रहे हैं कि मोस्ट हैविली कंसंट्रेटेड इंडस्ट्रीज, ये मोस्ट हैविली कंसंट्रेटेड इंडस्ट्रीज हैं। और ये 5 फर्म कंसंट्रेशन रेशियो उन्होंने निकाली है। 5 फर्म कंसंट्रेशन रेशियो रैंक बाय एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल मार्केट वैल्यू, टोटल मार्केट में। जैसा ये देखें कि यूके के अंदर शुगर इंडस्ट्री में 99% यानी 5 फर्म्स प्रोवाइड कर रही हैं, 99%। इसका मतलब ये है कि ये 5 फर्म तकरीबन 1% को छोड़ दें सिर्फ, तो 1% जो है वो बाकी फर्म कोई प्रोवाइड कर रही होंगी। तो लेकिन 5 फर्म की ये चूंकि कंसंट्रेशन रेशियो निकाली हुई है उन्होंने, 5 फर्म, वो 2% 5 फर्म प्रोवाइड करती हैं यूके के अंदर। ऑयल एंड फैट्स के अंदर 88% 5 फर्म प्रोवाइड करती है। ये सारी 5 फर्म की आ रही हैं। इस तरह कॉन्फेक्शनरी जो है उसमें 5 फर्म 81% मार्केट शेयर है उनका, आपके सामने। तो पेस्टिसाइड के अंदर भी आप लोग देखें तो वहाँ पर 75% जो है वो 5 फर्म प्रोवाइड करती हैं। ये तो थी हैवीली, यानी मोस्ट हैवीली कंसंट्रेशन। ये है लीस्ट, इस इधर जो राइट साइड पे कॉलम है, इसका मतलब ये है कि ये लीस्ट हैवीली कंसंट्रेशन इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें 5% जो है वो ये निकला है कि 4% 5 मिलकर कर रही हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब इतना ज़्यादा कंपटीशन, इसमें ज़्यादा कंपटीशन है। यानी 5 फर्म का कंसंट्रेशन रेशियो, 5 फर्म का मार्केट शेयर 4% निकला है मेटल के अंदर। तो बाकी 95% तो बाकी तमाम फर्म्स दे रही होंगी ना। तो यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है। फिर इस तरह 5 फर्म 4% प्रोवाइड कर रही हैं प्लास्टिक के अंदर। फिर फर्नीचर के अंदर भी 5 फर्म को की अगर शेयर मिलाएं तो 5% बनता है। तो इसका मतलब 95% तो फिर बाकी फर्म प्रोवाइड कर रही है। तो इधर कंसंट्रेशन थोड़ी आ रही है। तो आपको लीस्ट कंसंट्रेशन भी पता चल गई और हैवीली कंसंट्रेशन फर्म, दोनों ही 5 फर्म्स हैं। 5 फर्म कंसंट्रेशन रेशियो सब उन्होंने इंडस्ट्रियों में निकाली है। ये वाली इंडस्ट्रीज जो हैं ये हैवीली आ रही हैं सारी, और ये वाली सारी जो है इनमें कंसंट्रेशन बहुत थोड़ी है। देखें 4 4 5 5 6 6 8 9,
इधर देखें तो 80, 90, 70, इधर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है। इन इंडस्ट्रीज में इन इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट फोकस करेगी। किस हवाले से? क्योंकि ये वो लोग हैं जो लोगों को तंग कर सकते हैं, क्योंकि इनका शेयर बहुत ज़्यादा है और ये कीमतें बढ़ा सकते हैं, अपनी क्वालिटी कम कर सकते हैं। यहाँ गवर्नमेंट जो है कंट्रोल करेगी, इनको करेगी। तो कंसंट्रेशन रेशियो निकालने का ये फ़ायदा होता है कि गवर्नमेंट देखती है कि हमने किधर किन इंडस्ट्रीज को फोकस करना है और किन इंडस्ट्रीज को फोकस नहीं करना है। तो ये देखें, इन इंडस्ट्रीज को फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका तो 5 फर्म मिलकर भी 4-4% ही शेयर आ रहा है, 6 फर्म मैक्सिमम 9% आ रहा है। तो इसका मतलब ये 5 मिलकर भी 9% दे रही हैं, तो ये इनकी कोई औकात नहीं है मार्केट में। ये ज़्यादा मार्केट में कीमतों को अफेक्ट भी नहीं कर सकती, लेकिन ये कर सकती है। ये 5 मिलकर 99% दे रही हैं, तो ये जो मर्ज़ी कर लें। ठीक है ना जी? तो 4 फर्म कंसंट्रेशन रेशियो या 5 फर्म या 3 फर्म कंसंट्रेशन रेशियो निकाली जा सकती है। देन वी हैव हर्फिंडाल इंडेक्स। हर्फिंडाल इंडेक्स क्या होता है? उसमें जो 4 फर्म कंसंट्रेशन थी ना, उसमें तो हमने टॉप 4 या टॉप 3 या टॉप 5 इंडस्ट्रीज का मार्केट शेयर जमा करके देखा था कितना आता है। तो फिर हमें पता चल गया कि 4 मिलकर इतने परसेंट देती हैं या 5 मिलकर मार्केट का इतना हिस्सा देती हैं, तो हमें 4 फर्म या 5 फर्म या 3 फर्म कंसंट्रेशन रेशियो आ गई थी हमारी। लेकिन हर्फिंडाल एक इकोनॉमिस्ट है, उसने ये कहा कि ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि हम तमाम फर्म्स को लेंगे। समझ रहे हैं? तो उसने डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन मेजर करने के लिए तमाम इंडस्ट्री में उसने इंक्लूड किया डेटा ऑन ऑल द फर्म्स। ऑल बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज है इधर। ऑल द फर्म्स इन इट रादर देन जस्ट रिलेटिंग टू द स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज फर्म्स। ये स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज फर्म्स हम लेते थे कंसंट्रेशन रेशियो के अंदर, कि लार्ज फर्म हम ले लेते थे और उनका नंबर तीन लार्ज फर्म, 4 लार्ज फर्म या 5 लार्ज फर्म, जिसे हम कंसंट्रेशन रेशियो कहते थे। तो स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज फर्म्स का नंबर हम खुद देख लेते थे कि 3 का देखना है, 4 का या 5 का। कभी पिछला जो क्वेश्चन था कंसंट्रेशन रेशियो वाला। तो इसका तरीका हर्फिंडाल इंडेक्स का क्या है? हर्फिंडाल इंडेक्स का जो फॉर्मूला है वो है, इधर मैं लिख देता हूँ, हर्फिंडाल इंडेक्स। और उसका जनाब तरीका ये है कि आपने नंबर ऑफ फर्म्स लेना है और उसको मल्टीप्लाई करना है मार्केट शेयर से। मार्केट शेयर लेना है आपने परसेंटेज में, और मार्केट शेयर परसेंटेज में लेके उसका स्केयर करना है। फिर इन दोनों टर्म्स को, यानी नंबर ऑफ द फर्म्स को और मार्केट शेयर का परसेंटेज में लेके उसका स्केयर लेके, दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर उसको सम अप कर लेना। ये समीशन है। सिग्मा किसे कहते हैं? ये सिग्मा है, और सिग्मा का मतलब है सम अप करना। तो ये तरीका है जी, ये इसका फार्मूला है हर्फिंडाल इंडेक्स का, यानी नंबर ऑफ द फर्म इनटू द स्केयर ऑफ द मार्केट परसेंटेज, और फिर उसको सम अप करेंगे। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडेक्स इज बेस्ड ऑन स्केयरिंग द मार्केट शेयर इन परसेंटेज ऑफ ऑल फर्म्स लेनी है। ठीक है ना जी? तो ये आपके सामने है कि आपने स्केयर करना है किसका? मार्केट शेयर लेके। और स्केयर क्यों करते हैं? ताकि, क्योंकि स्केयर जब करते हैं, 2 का स्केयर लें तो 4 आता है, 3 का स्केयर लें तो 9 आता है, तो वो डबल हो जाता है। तो वो डबल का मतलब उसका एम्फिसाइज बढ़ जाता है। तो ये एम्फिसाइज बढ़ाने के लिए उसने शेयर लिया है। तो द प्रोसेस ऑफ स्केयरिंग टेंड्स टू एम्फिसाइज द पोजीशन ऑफ द लार्जर फर्म। जो बड़ी होगी वो और ज्यादा बड़ी नजर आएगी, तो इसलिए स्केयर लिया। फिर उस स्केयर को क्या किया? सम अप कर लिया टू फाइंड द इंडेक्स। ये मैंने अभी आपको लिख भी दिया फार्मूला, यही समझाया हुआ है यहाँ पे कि नंबर ऑफ द फर्म को आपने मार्केट शेयर के स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करके सम अप कर लेना है। ये इसका हर्फिंडाल इंडेक्स आएगा। और जितना हर्फिंडाल की वैल्यू ज्यादा आएगी, उतनी कंसंट्रेशन ज्यादा आएगी। जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा आएगी, उतना ही वहां पे कंपटीशन कम होता चला जाएगा। यानी हर्फिंडाल इंडेक्स की वैल्यू हर्फिंडाल इंडेक्स की वैल्यू बढ़ेगी, तो इसका मतलब ये है कि कंसंट्रेशन जो है रेशियो, ये भी कंसंट्रेशन रेशियो की मेजर करेगा, वो बढ़ेगी। तो कंसंट्रेशन रेशियो बढ़ेगी तो कंपटीशन क्या हो जाएगा? कंपटीशन कम हो जाएगा।
तो हर्फिनडाल इंडेक्स के बढ़ने से कंपटीशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसको ज़ाहिर सी बात है फिर एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जो इसने यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है। इसने ये कहा है कि फ़र्ज़ कीजिए कि दो इंडस्ट्रीज़ हैं और दो इंडस्ट्रीज़ के अंदर आपके सामने है कि कंसिडर द टू इंडस्ट्रीज़, और इधर वो कह रहा है बोथ हैव 40 स्मॉल फर्म्स। तो ये देखें, और दोनों इंडस्ट्री के अंदर 40-40 छोटी फर्म्स हैं, और हर फर्म का जो शेयर है टोटल मार्केट में वो 1%। ये बात लिख रहा है, ये वाली बात। तो इसका मतलब ये देखें 40 आ गया इधर, और 1% मार्केट शेयर का स्केयर किया हुआ है इधर भी, ये इधर भी 40 और 1% का स्केयर किया हुआ है। तो ये आपको अभी बताया था कि नंबर ऑफ द फर्म लेनी है और मार्केट शेयर का स्केयर करना है। तो ये दोनों में आ जाएगा कि 40 फर्म उधर हैं ए में, ये इंडस्ट्री ए है, ये इंडस्ट्री बी है, तो 40 ही उसमें है, 40 ही उसमें है छोटी छोटी फर्म, और उनका मार्केट शेयर 1% है। ये दोनों में हमने ऐड कर दिया। फिर वो कहता है कि मार्केट ए के अंदर 4 फर्म ऐसी हैं, 4, जिनका मार्केट शेयर कितना है, 2%। तो ये देखें 4 नंबर ऑफ द फर्म आ गया, और मार्केट शेयर कितना है, 2%। और मार्केट शेयर को हमने क्या करना होता है, स्केयर करना, वो भी कर दिया। ये वाली बात भी समझ आ गई। फिर वो कहता है कि एंड अ सिंगल वेरी सिंगल लार्ज फर्म, और एक फर्म ऐसी है जो कि 52% ऑफ द टर्नओवर है उसका। तो ये देखें 52% आ गया, और उसका यानी एक फर्म है जो कि 52%। तो यहाँ पे एक्चुअली 1 into 52 का स्केयर है। तो वन फर्म यानी नंबर ऑफ द फर्म की जगह वन लिखा नहीं हुआ, तो ये आएगा 1, इधर 1 आएगा, और इनटू ये ऐसे आएगा इनटू 52%, ऐसे यहाँ 1 आएगा, तो यहाँ इज इक्वल टू, तो 1 into 52 का स्केयर, क्योंकि फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ द फर्म्स और फिर मार्केट शेयर का स्केयर करना है आप लोगों ने। ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब फिर आप इनको मतलब मल्टीप्लाई करके और प्लस करके जब निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आती है, ये हर्फिनडाल इंडेक्स की वैल्यू आ गई जो 2760 है, ये ए के लिए आ गई। अब बी के लिए देखते हैं। बी में वो कहता है कि 5 फर्म्स, सॉरी, मार्केट बी इज कंप्लीटेड बाय 5 लार्ज फर्म्स ईच कंट्रोलिंग द 12% ऑफ द मार्केट शेयर। तो ये 5 नहीं है यहाँ पर, किधर गया ये 5, ये इसको काट के ना 6 कर लें, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे क्या आएगा 6, क्योंकि यहाँ देखें 6 लिखा हुआ है, 6 है, तो ये गलती से 5 लिखा गया। तो 6 फर्म्स ऐसी हैं जिनका मार्केट शेयर कितना है, 12%, तो ये 12% का स्केयर आ जाएगा। ठीक है ना जी। और ये है जी स्टोरी, ये 6 और 12% इनको ऐड करके उन्होंने किया है। तो आपके सामने यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आई है वो 904 आई है आपके सामने। अब यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि इसका जो हर्फिनडाल इंडेक्स है वो ज़्यादा आया है, और इसका जो हर्फिनडाल इंडेक्स है वो कम आया है। तो ए फर्म जो है वो उसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा आई है, तो ये लेस कंपेटिटिव है। बी फर्म जो है उसका हर्फिनडाल इंडेक्स जो है वो कम आया है, तो इधर जो है कंसंट्रेशन कम है, इसलिए यहाँ कंपटीशन ज़्यादा है। तो ये हम मार्केट कंसंट्रेशन जो है वो कंट्रोल चेक कर लिया हम लोगों ने। अब इसमें कुछ लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि अगर लेस देन, कुछ लोग कहते हैं अगर लेस देन 1500 आ जाए, तो यानी किसकी वैल्यू, एच आई की, तो वो कॉम्पिटिटिव होता है, यानी वो कंपटीशन वहाँ पे ज़्यादा होता है। और अगर ये 1500 से जवाब 2500 तक आ जाए हर्फिनडाल इंडेक्स का, तो वो मॉडरेटली कंसंट्रेटेड होती हैं। क्या होती हैं? मॉडरेटली कंसंट्रेटेड फर्म्स होती हैं, कंसंट्रेटेड। और अगर वो ग्रेटर देन 2500 जवाब आता है, तो वहाँ पर हाई कंसंट्रेशन होती है, वहाँ पर हाई कंसंट्रेशन होती है। तो कंसंट्रेशन जहाँ हाई होगी वहाँ कंपटीशन कम होगा। तो ये एक रूल है जो आपको समझाना था।
ये समझ आ गया। अब ये देखना है कि हर्फिंडाल इंडेक्स की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम क्या होती है और मिनिमम क्या होती है, ये बात समझनी है आपने। तो उसके लिए मैं आपको समझा दूं कैसे भला। तो हर्फिंडाल इंडेक्स की वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम क्या होती है, देखें। मोनोपली के अंदर इन मोनोपली मोनोपली के अंदर आपको पता है कि फार्मूला क्या है। फार्मूला ये है कि नंबर ऑफ द फर्म्स, मोनोपली में कितनी फर्म्स होती हैं? मोनोपली में जनाब एक ही फर्म होती है। और उस क्या आएगा? इसका जवाब आएगा 1। तो ये जवाब आएगा 10,000। तो इसका मतलब ये है कि मोनोपली के अंदर हर्फिंडाल इंडेक्स की जो वैल्यू आएगी वो 10,000 आएगी। और एक एक्सट्रीम मोनोपली है और एक क्या है, परफेक्ट कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन में होता है कि लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं, ये भी मार्केट स्ट्रक्चर है। तो उसमें क्या होती हैं, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं, वेरी लार्ज। तो यहाँ पे लार्ज नंबर लिख लेंगे, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स है ना। और ये आ गया इनटू उनका जो मार्केट शेयर होता है वो तकरीबन 0.00 ही होता है, ना होने के बराबर होता है, स्केयर कर लें। तो ये जवाब आएगा 0। तो हर्फिंडाल इंडेक्स की जो, ये 0 है। हर्फिंडाल इंडेक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, वो 0 से लेके, यानी इट इज़ ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, बट लेस देन और इक्वल टू 10,000 तक होती है। ये आपको पता होना चाहिए कि हर्फिंडाल इंडेक्स 0 से लेकर 10,000 तक उसकी रेंज होती है। 0 आ जाए तो परफेक्ट कंपटीशन, और परफेक्ट कंपटीशन का मतलब है नो कंसंट्रेशन। और 10,000 आ जाए तो 100% कंसंट्रेशन होती है। समझ गए? और इसके अलावा जो वैल्यूज़ आएंगी वो मैंने आपको बता दी। 1500 आए, 1500 से 2500 के दरमियान आए, और 2500 से ज़्यादा आए तो क्या होता है, ये भी मैंने बता दिया आपको। तो ये यही बात मैंने आपको बताई है कि हर्फिंडाल इंडेक्स ऑफ 0 मीन्स परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट वेयर ह्यूज नंबर ऑफ द फर्म्स इक्वल साइज। और 10,000 आए तो इसका मतलब प्योर मोनोपली है, जहाँ पे एक ही फर्म सारा कंट्रोल कर रही होती है। तो यहाँ तक मेरा ख्याल आज कर लेते हैं। इसका आखिरी जो चीज़ रह गई है वो लॉरेंस कर्व और जिनी कोफिशिएंट है। वो कल या नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला इसको करेंगे। आपके क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई बात आपको समझ आ गई हो तो। अच्छा जी, ये पहला क्वेश्चन फराज का है कि सर कंपनी एग्रीमेंट भी तो कर सकती है शेयर होल्डर के साथ कि आप हमारे शेयर्स किसी और को सेल नहीं कर सकते, या शेयर होल्डर फ्री होता है। शेयर होल्डर की मर्जी होती है, जिसको मर्जी बेचे। मालिक है ना, शेयर होल्डर का मतलब मालिक है, तो मालिक जिसको मर्जी बेच दे, एग्रीमेंट नहीं हो सकता। सर अगर उसके पास इन इलास्टिक डिमांड की मोनोपली है तो फिर वो अपनी मर्जी से प्राइस सेलेक्ट करेगा। हाँ फिर ठीक है, फिर वो करेगा। इन इलास्टिक जब डिमांड होती है तो फिर मोनोपली पावर आ जाती है, फिर क्योंकि उसमें ज़्यादा तब्दीली नहीं ना ला सकते कंज्यूमर, फिर वो अपनी मर्जी करता है। सही कह रहे हैं आप। तो ये दो क्वेश्चन फराज सदीकी ने किए हैं। और कोई क्वेश्चन किसी को करने हैं तो वो कर ले। तो मेरा ख्याल है कि किसी को भी नहीं करने। ठीक है जी, देन फिर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड